नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल को कंटिन्यू करते हुए एक और नए सेशन में आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं। आज हम बात करने वाले हैं अपर्दन चक्र पर। जी हां दोस्तों, साइकिल ऑफ इरोजन क्या होता है और इस पर दो विद्वानों के मतों पर भी बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। डेविस और पेंक महोदय के क्या मत रहे हैं अपर्दन चक्र पर, तो पूरे विस्तार से और एकदम व्यवहारिक रूप से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद करता हूं इस सीरीज का डे 1 से, मतलब कि लेक्चर नंबर 1 से ही आप इस सब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हैं। और यदि नए स्टूडेंट है, पहली बार ही आए हैं ना, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारा 24वां लेक्चर होने जा रहा है। इससे पहले 23 लेक्चर हो चुके हैं और बिल्कुल अब अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। बिल्कुल लास्ट कहें कि आज के सेशन के साथ हमारा यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। कल से यूनिट 5 पर मूव कर जाएंगे और यूनिट 5 में मात्र 2 टॉपिक है, सिर्फ 2 टॉपिक है, जिसपे 2 या 3 लेक्चरों में ही उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 3 या आज का लेक्चर भी यदि मिला देते हैं तो लगभग 3 या 4 लेक्चरों में हमारा ये सब्जेक्ट है पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह कवर हो जाएगा। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं अपने सेशन में डायरेक्टली। समय को बचाते हुए डायरेक्ट बात करेंगे अपने सेशन में ही। शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं, ये जो सेशन चल रहा है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही कंटेंट अवेलेबल है। इसके अलावा बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों ही ईयर के महत्वपूर्ण सब्जेक्ट चैनल की प्लेलिस्ट में है। जो भी आप चाहे पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। इसके अलावा आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए प्रज्ञान हिंदी नाम का यूट्यूब चैनल मेरे द्वारा बना दिया गया है, जहां पर टॉप 5000 ऑल इंडिया जीके सीरीज चल रही है, वन लाइनर क्वेश्चन वाली। 5000 क्वेश्चन वहां कंप्लीट करेंगे। इसके कंप्लीट होते ही हम यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट या इकोनॉमी, इथिक्स या जनरल हिंदी इंग्लिश, इनको भी हम जो है डिटेल क्लासेस में कवर करेंगे। नोट्स के साथ में सब कुछ फ्री रहेगा, कोई चार्जेबल नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका सिलेबस है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी अभी तक की सारी क्लासेस हुई है। यदि आप सिलेबस देख पा रहे हैं तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि यूनिट 4 का आज लास्ट टॉपिक होने जा रहा है अपर्दन चक्र, जिसमें डेविस और पेंक महोदय के विचार भी सम्मिलित हैं। ठीक है, उसके बाद में यूनिट 5 में मात्र ये 2 टॉपिक हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं अपर्दन चक्र वाले टॉपिक के टेबल ऑफ कंटेंट की। मतलब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो लिस्ट थोड़ी टेबल ऑफ कंटेंट की थोड़ी लंबी है, लेकिन शॉर्ट में निश्चित रहिएगा। सबसे पहले हम यह बात करेंगे अपर्दन चक्र होता क्या है, अपर्दन क्या होता है, माफ कीजिएगा, अपर्दन क्या होता है। इसके बाद में बात करेंगे अपर्दन के कारण क्या होते हैं। जब तक हमें अपर्दन समझ नहीं आएगा तब तक हम अपर्दन चक्र को कैसे समझेंगे, है ना। तो अपर्दन को समझेंगे, अपर्दन के कारण समझेंगे, उसके बाद बात करेंगे अपर्दन चक्र एक्चुअल में क्या होता है। इसके बाद में बात करने वाले हैं डेविस महोदय का भौगोलिक चक्र क्या है या अपर्दन चक्र क्या है और चक्र का अंत कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद में डेविस के चक्र की आलोचना। जी हाँ, इसमें पंक महोदय के विचारों को इस पीपीटी में सम्मिलित नहीं किया गया है। आगे के पीपीटी में इस पॉसिबल हो पाए तो मैं अब आगे भी बता दूंगा। बेसिकली पंक महोदय के द्वारा दिया गया सिद्धांत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन ये मान लीजिए कि एग्जाम में ज्यादा आवश्यकता नहीं लगेगी आपको। डेविस साहब के जो सिद्धांत हैं ये ज्यादा बहुप्रचलित है और यही सिद्धांत ज्यादा आवश्यक होता है। ठीक है ना। तो आइए 6 ही कंटेंट पे, 6 ही टॉपिकों पर वन बाय वन करके जो है समझना प्रारंभ करते हैं। स्टार्ट करूं उससे पहले मैं इतनी उम्मीद तो आप लोगों से कर ही सकता हूं कि अपर्दन से तो आप परिचित हैं कि अपर्दन होता क्या है। बेसिकली व्यवहारिक रूप से मैं कोई कंटेंट लिखवाने का नहीं बोल रहा हूं, लेकिन व्यवहारिक रूप से तो आपको इतना तो समझ है कि अपर्दन एक्चुअल में क्या होता है और अपर्दन होता कितना प्रकार का। जैसे पानी से होने वाला अपर्दन, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, है ना। तो पिक्चर में, ये पिक्चर नंबर 2 जो देख रहे हैं, इसमें कि जो कटाव हुआ है जमीन का, ये पानी के कारण हुआ है। ठीक है, तो पानी के कारण जो अपर्दन होता है वो, या वायु से जो अपर्दन होता है, ठीक है, वायु के कारण होने वाला अपर्दन, या हिम के कारण मतलब बर्फ के कारण होने वाला अपर्दन, और भी कई सारे कारण हैं। जमीन के अंदर भी अपर्दन होता है, आंतरिक, जिसको हम आंतरिक अपर्दन के नाम से जानते हैं। तो इस अपर्दन से व्यवहारिक रूप से तो हम सभी परिचित हैं कि अपर्दन एक्चुअल में होता क्या है, लेकिन इसको लिखना कैसे, ये बड़ी झंझट होती है एग्जाम में। तो उसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट है। देखिए, अब हम पूरे थ्योरेटिकल रूप से बात करेंगे, सुनिएगा। अपर्दन एक, चूंकि एक गतिशील प्रक्रिया होती है। क्या होती है? गतिशील प्रक्रिया होती है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि अपर्दन कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है और ये अपर्दन की प्रक्रिया कम नहीं होती बल्कि बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, याद रखिएगा। तो अपर्दन की क्रिया एक गतिशील प्रक्रिया होती है। इसमें
गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव या गतिशील कारकों का प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है, जिससे चट्टानी चूर्ण को हटाकर अन्य स्थान पर जमा कर दिया जाता है। क्या कहा गया यहाँ पर? चट्टानी चूर्ण को या चट्टानी चूर्ण को यहां से हटा भी दो आप लोग तो यहाँ पर सामान्य शब्दों का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण या जो गतिशील कारक हैं जैसे जल, वायु, बर्फ, है ना, इन गतिशील कारकों के कारण पदार्थ जो है एक स्थान से हटकर के अन्य स्थान पर जमा हो जाता है, उसी को हम अपर्दन कहते हैं। क्लियर? इसके अलावा इस संदर्भ में आर्थर होम्स साहब के द्वारा दी गई एक परिभाषा भी हमें पढ़ लेनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अपर्दन वह प्रक्रिया है, किसने कहा? आर्थर होम्स ने कहा कि अपर्दन वह प्रक्रिया है जिसमें गतिशील कारकों के माध्यम से, जो गतिशील कारक मैं फिर बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, गतिशील कारक मतलब जिनके कारण अपर्दन होता है उनको हम गतिशील कारक बोल रहे हैं। तो होम्स साहब ने कहा कि अपर्दन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गतिशील कारकों के माध्यम से चट्टानी चूर्ण का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो ऊपर जो हमने सामान्य अर्थ पढ़ा है वही अर्थ की परिभाषा यहां पर दी गई है, या पर ऐसा समझ लीजिए कि इसी परिभाषा से इस अर्थ का उद्भव हुआ है। आगे की ऐसा होते समय धरातल एवं चट्टान खंडों के मध्य घर्षण होता है। किसमें? धरातल और चट्टान के जो चट्टान खंड है उनके मध्य घर्षण होता है, जिससे स्थल की सतह करती जाती है, जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे हैं, नीचे वाली इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। क्या थोड़ा बहुत समझ आया? अपर्दन का सैद्धांतिक रूप समझ आया? बिल्कुल एग्जाम में आपको इस प्रकार से लिखना है, एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है, तब आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। थोड़ा सैद्धांतिक रूप दिखाना पड़ता है। व्यवहारिक रूप होता है समझने के लिए और सैद्धांतिक रूप होता है लिखने के लिए, है ना। थोड़ा सा और एक परिभाषा यहां पर, एक और परिभाषा रख देते हैं, बहुत प्यारी परिभाषा है थानबरी साहब की। क्या कहा थानबरी महोदय ने? उन्होंने कहा कि अपर्दन एक विस्तृत शब्द है। अपर्दन छोटा मोटा शब्द नहीं है, एक बड़ा शब्द है, विस्तृत शब्द है, जो गतिशील कारकों द्वारा चट्टानी मलबे को प्राप्त करने तथा उसे हटाने की विभिन्न विधियों के लिए प्रयुक्त होता है। चट्टानी जो मलबा है वो प्राप्त करने मतलब जमाव करने या फिर उसको हटाने की विधियों के लिए प्रयुक्त होता है अपर्दन। ठीक है, उम्मीद करता हूं परिभाषा भी आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, एकदम आसान परिभाषा थी, इसलिए मैं इसने इसी को कोट किया यहां पर। ठीक है, थानवरी साहब की। इसके अलावा अर्थ में आपका ये पूरा कंटेंट आपके लिए सटीक होगा। सामान्य शब्दों में अगर हम बात करें तो अपर्दन को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि अपर्दन एक वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रभावों के कारण या विभिन्न कारकों के कारण जमीन का पदार्थ, स्थल का पदार्थ एक स्थान से हटकर के अन्य स्थान पर पहुंच जाता है, उसी को हम अपर्दन की प्रक्रिया कहते हैं। और यह प्रक्रिया चूंकि एक गतिशील प्रक्रिया होने के कारण कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया होती है। क्लियर है? बस ये जैसे आप चाहे वैसे मोड़ सकते हो, लेकिन ध्यान बस इतना रहे कि ये अपना सैद्धांतिक, ये जो शब्द आप लिखने वाले हो कॉपी में, वो अपना सैद्धांतिक रूप ना खो दे, उनका सैद्धांतिक रूप बना रहे, व्यवहारिक हो, समझ आए, लेकिन सैद्धांतिक रूप में समझ आनी चाहिए। एकदम इजी टाइप में भी मत लिख दीजिएगा, नहीं तो नंबर अच्छे खासे मिलते नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपर्दन के कारणों की। भाई अपर्दन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो एकदम शॉर्ट वे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पे कम कंटेंट होने के बाद भी जब आंसर राइटिंग करने बैठते हैं तो मैक्सिमम कंटेंट मिल जाता है, हम लोगों को मैक्सिमम कंटेंट मिल जाता है। तो जिससे बात करें कि इसके अपर्दन के कारणों की, तो अपर्दन के कारण में जल पहला कारक हो सकता है, पहला कारक हो सकता है जल, है ना। उसी प्रकार से वायु, बर्फ और एक गुरुत्वाकर्षण बल, ये सबसे बड़े कारक हैं अपर्दन के। ये सबसे बड़े कारकों में से एक है अपर्दन के। कौन? जल। जैसे आप जानते हैं कि तेज बारिश होती है तो क्या होता है, पानी स्पीड से बहकर जाता है, वो जहां से भी बहके जाता है वहां का जमीन का कटाव करते हुए जाता है, कई पत्थर कंकड़ मट्टी को बहाकर ले जाता है अपने साथ, तो क्या होता है वहां का स्थान में उसमें कटाव आ जाता है, मतलब वहां का क्या हुआ, अपर्दन हुआ। नदियों का तेज बहाव या बाढ़ आ गई, बस समझ रहे आपको। तो चट्टानों को काटते और हटाते रहते हैं, तो ये सभी जमीन पर या कहें कि जमीन पृथ्वी के भूतल पर जो भी मिलेगा
पानी उसको बहाकर मतलब उसका कटाव करते हुए आगे बढ़ता है, और कटाव करते हुए जो पदार्थ लेता है वो अन्य स्थानों पर बिछाते हुए चला जाता है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में वायु की बात करें तो तेज हवा से भी अपर्दन होता है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। तेज हवा से भी अपर्दन। अब बताइए ना यार, इसमें क्या कंटेंट देने की आवश्यकता थी। अभी हवा से अब हवा के द्वारा, वायु के द्वारा अपर्दन की बात कर, आपको टॉपिक दूंगा तो आप 4-5 पेज भर दोगे उस पर, बहुत सारा आइटम लिख दोगे, है ना। तो ज्यादा कंटेंट की आवश्यकता नहीं थी। तेज हवा मिट्टी के कणों को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, विशेषकर शुष्क क्षेत्रों में, सूखे हुए क्षेत्रों में। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर इस पिक्चर में, या फिर आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। देखिए किस कदर अपर्दन हुआ है। लास्ट वाली पिक्चर में देखिए, अपर्दन के कई रूप हो सकते हैं, लेकिन कारण कुछ खास ही होंगे। बर्फ इसका कारण हो सकते हैं, जो ग्लेशियर हैं, बर्फ जिनके बर्फ के पहाड़ बोलते हैं हम उनको, ग्लेशियर का दबाव और उनका खिसकना चट्टानों और मिट्टी को हटाकर दूर स्थानों तक ले जाते हैं। इसी तरह से गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, नीचे की ओर खींचता है। पहाड़ की चोटी पर रखा हुआ पत्थर भी, जरा सी उसमें हलचल होगी या जरा सा भी उसको समय जो है मौका मिलेगा ना, तो पत्थर खिसक कर कहां चला जाएगा, जमीन नीचे आ जाएगा, तल पर आ जाएगा, है ना। तो ये क्यों आ रहा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण हर चीज को अपनी ओर खींचता है, मतलब नीचे की ओर खींचता है। तो ढलान वाली जगहों पर मिट्टी और चट्टानें खिसक करके नीचे की ओर गिर जाती है। भाई ढलान का तो अपर्दन हो गया ना, नीचे जमाव हो गया उसका। तो विशेष रूप से अपर्दन के ये 4 कारण ही मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इनको रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा बात करें इसके अन्य पॉइंट की, तो अपर्दन चक्र। अब हमारे मेन कॉन्सेप्ट पर आ चुके हैं कि यार अपर्दन चक्र एक्चुअल में क्या होता है। इरिजन साइकिल जिस पर हम बात कर रहे हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, अपर्दन चक्र क्या होता है। अब सोचिए ना, अब सोचिए कोई भू आकृति बनी। अच्छा, एकदम और आसान तरीके से समझते हैं। मान लो रेगिस्तान में एक रेत का टीला पहले बना। ठीक है, बना कैसे बनेगा भाई वो, चलिए मान लीजिए और आसान कर देते हैं इसको। आपने एक बिल्डिंग बनवाने के लिए रेती बुलवाई और उसका एक ढेर लगवा दिया काफी ऊंचा सारा, लेकिन किसी कारणवश बिल्डिंग का कार्य शुरू नहीं हो पाया। अब वो रेती रखी हुई है, बालू है, रखी हुई है, 1 साल 2 साल तक उसका यूज ही नहीं हुआ और वो ऐसे रखी हुई है। तो एक दिमाग सोचिए, क्या वो रेती का जो टीला जितनी हाइट का था, क्या वो उतना ही रहेगा, या वो टीला उसकी हाइट कम हो जाएगी, एग्जैक्टली कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हवा उसका अपर्दन कर देगी, हवा उसका अपर्दन कर देगी। तो सुनिएगा, रेती को टीला बनाना, ये समझ लीजिए कि उस टीले को आपने बनाया, एक बार आपने बनाया उसको, ठीक है, उसके बाद में उसका अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ। तो अपर्दन तब तक होगा जब तक कि वो रेत का टीला पूरी तरह समाप्त ना हो जाए, समतल ना हो जाए। तो पहले रेत का टीला बनाने से पहले जमीन कैसी थी, समतल थी, और अपर्दन होने के बाद जमीन कैसी हो गई, वापस समतल हो गई। मतलब कि साइकिल वापस घूम करके वहीं आ चुकी है। यही सिद्धांत लागू होता है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर विभिन्न कारणों से जब पृथ्वी के तल पर जब भू आकृतियां उत्पन्न होती, जैसे पहाड़, नदियां, झरने, या कहें कि झीलें, बहुत सारे ऐसे भू आकृतियां होती है जिनका निर्माण होता है कई अन्य कारणों से, आंतरिक बलों से भी और बाहरी बलों से भी। तो इन आकृतियों के का निर्माण होने के बाद में उनका अपर्दन शुरू हो जाता है, और ये अपर्दन भी तब तक होता है जब तक ये वापस इनका लेवल ना हो जाए। तो इसीलिए इसको अपर्दन चक्र नाम दिया गया है। और जो मैंने व्यवहारिक रूप से आपको समझाया है, वही थ्योरेटिकल रूप में, सैद्धांतिक रूप से यहां पर कंटेंट में लिखा हुआ है। जरा पढ़ते हैं, सुनिए। समुद्र तल से ऊपर उठने के बाद धरातल पर होने वाले भू आकृतियों के क्रमिक बदलाव को अपर्दन चक्र कहते हैं। क्या कहती है पहली लाइन, पहली लाइन कहती है कि समुद्र तल में कोई हलचल हुई, मान ले प्लेट टेक्टोनिक्स जो है उनका, दो प्लेटें आपस में टकराई, आसान भाषा में बोलता हूं, दो प्लेटें आपस में टकराई, उससे एक जो तल था समुद्र का वो फोल्ड होकर के समुद्र के भी ऊपर आकर निकल गया, समुद्र के ऊपर आकर निकल गया, जैसे आज हमारा हिमालय पर्वत। ठीक है, तो ये ऊपर आकर निकला,
अब ये ऊपर आकर निकल चुका है, एक आकृति बन चुकी है पर्वत टाइप की, और अब जैसे ही इसकी आकृति बनकर तैयार हुई, अपर्दन क्रिया चालू हो गई। हवा वाली, पानी वाली, बर्फ वाली सारी अपर्दन क्रिया चालू हो गई, तो धीरे धीरे उसका आकार अब धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है, तो यही होता है अपर्दन चक्र। आगे बढ़ते हैं, इसे क्षय चक्र या अपक्षय चक्र भी कहते हैं। क्षय चक्र क्यों? अरे भाई अपर्दन को क्षय बोलते हैं, है ना। क्षय मतलब उसका घटना, कम होना, तो क्षय या अपक्षय चक्र भी इसको कहा जाता है। अपर्दन चक्र की अवधारणा को भू आकृति विज्ञान के पिता डब्ल्यू डेविस ने दिया। ये परिभाषा ये मतलब ये किसने समझाया था? डेविस साहब ने, डेविस महोदय ने। और बेसिकली अपर्दन चक्र में हम डेविस महोदय की ही ज्यादा चर्चा करने वाले हैं। अब इसको थोड़ा सामान्य शब्दों में समझ लेते हैं जरा, ये कुछ ज्यादा सैद्धांतिक हो गया था, थोड़ा सामान्य शब्दों में आ जाइए। देखिए क्या कहा जा रहा है, अपर्दन चक्र बहिर्जात व अंतर्जात बलों का सम्मिलित परिणाम होता है। जो अपर्दन होता है वह अपर्दन चक्र, माफ कीजिएगा, अपर्दन चक्र जो है ये बहिर्जात और अंतर्जात, मतलब बहिर्जात मतलब बाहर से लगने वाला बल, और अंतर्जात मतलब जमीन के अंदर से लगने वाला बल, है ना, दोनों बलों का सम्मिलित परिणाम होता है। अंतर्जात बल जैसे कि ज्वालामुखी क्रिया, कौन सी भाई? पृथ्वी के अंदर से फूटती है, भूकंप अंदर से आते हैं, तो जो पृथ्वी के अंदर हलचलें होती है उस कारण जो बल लगता है जिससे भू आकृतियां उत्पन्न होती है, उसे हम अंतर्जात बल के नाम से जानते हैं। तो फिर बहिर्जात बल क्या होगा भाई? धरातल पर विषमताओं का है ना, धरातल पर विषमताओं का सृजन करते हैं, किससे? अंतर्जात बल से। उसके अलावा धरातलीय उत्तान द्वारा पर्वत, पठार, पहाड़ियां, और धरातलीय अपतलन द्वारा झील और खाइयां, गर्त आदि। देखिए बहिर्जात बल किसको कहेंगे? तो ये तो आप समझ चुके हैं अभी तक, वायु, जल, गुरुत्वाकर्षण बल या बर्फ, ये चार कारण हमने देखे थे। चारों कारण बहिर्जात बल लगाते हैं, मतलब बाहर से लगने वाला बल है। इस बाहर से लगने वाले बल से क्या होता है? बाहर से लगने वाले बल इसका क्षरण करेगा। लेकिन इसमें समझिएगा ध्यान से, यहां कहा जा रहा है कि अंतर्जात बल धरातल पर विषमताओं का सृजन करते हैं। जो अंतर्जात बल होता है, जो अंदर से बल लगता है, उससे धरातल पर कई विषमताएं उत्पन्न होती है। विषमताएं जैसे बोला जाए तो पर्वत उत्पन्न होते हैं, पठार, पहाड़ियां उत्पन्न होती है, और धरातलीय अपतलन भी उत्पन्न होते हैं। इससे अंतर्जात बल से अपतलन भी तो होगा। अपतलन मतलब कि गहरी खाई हो जाना, जमीन का धंस जाना, ना, झीलों का निर्माण हो जाना, गहरी खाइयों का निर्माण हो जाना, गहरे गर्त का निर्माण हो जाना, ये क्या? ये अपतलन कहलाते हैं, धरातलीय अपतलन। ठीक है, तो धरातलीय उत्थान जो धरातल से ऊपर उठता है, धरातलीय अपतलन जो धरातल के नीचे धंस जाता है। क्लियर है? तो जैसे ही धरातल में उत्तान द्वारा विषमताओं का सृजन होता है, बहिर्जात बल समतल स्थापक बल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देता है, एवं इनसे विशिष्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। क्लियर है? तो धरातल में जैसे ही उत्तान हुआ, विषमताएं आई, स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ, वैसे ही बहिर्जात बल क्या करता है? उनको निपटाना शुरू कर देता है, उनको वापस से प्लेन करना शुरू कर देता है। किसके द्वारा? अपर्दन के द्वारा। तो आकृतियां कुछ हजारों लाखों सालों में वापस बदल जाती है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में है डेविस महोदय का भौगोलिक चक्र। भौगोलिक चक्र, या ऐसा कह दीजिए कि डेविस महोदय का ही अपर्दन चक्र, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। डेविस महोदय का अपर्दन चक्र, पहले तो आपको इसको सामान्य रूप से समझ ले। डेविस महोदय का, चलिए वैसे सामान्य तथ्य ही है, ज्यादा समय ना लेते हुए थोड़ा सा स्पीड से आगे बढ़ेंगे। डेविस महोदय का मानना था कि भूपटल का, सुनिएगा ध्यान से सुन लीजिएगा तो सिद्धांत पूरा क्लियर हो जाएगा। डेविस महोदय का मानना था कि भूपटल का एक ऐतिहासिक जीवन चक्र होता है। भूपटल का मतलब हमारी पृथ्वी का, धरती का, जहां हम निवास करते हैं, ये समुद्र है, इसका एक जीवन चक्र होता है, ऐतिहासिक जीवन चक्र होता है। ये कहा किसने? डेविस ने। जो चक्रीय रूप में सतत रूप से चलता रहता है, चक्रीय रूप से चलता रहता है, मतलब पहले समतल, फिर उसमें उबड़ खाबड़ हो जाएगा, उच्चावच हो जाएगा, फिर से समतल हो जाएगा, फिर उबड़ खाबड़ हो जाएगा, उच्चावच। ऐसा कुछ बताया इन्होंने, ऐसा कुछ चक्र चलता रहता है, ऐसा कुछ बताया है डेविस महोदय ने। इनके अलग ही सिद्धांत की आलोचना भी हुई है, उन पर भी डिस्कस करेंगे। आगे पढ़िए। जैसे ही अंतर्जात बल किसी धरातलीय भाग को उठाकर
पर्वत का रूप दे देते हैं, वैसे ही बहिर्जात बल उसको या उसका अपर्दन करके समतल बनाने के कार्य में जुट जाते हैं। कितने प्यार से आई बात समझ। इसी में आपको अपर्दन चक्र भी समझ जाएगा। क्या कहा उन्होंने, अंतरजात बल पृथ्वी पर विभिन्न आकृतियां बनाने का कार्य करता है, तो बहिर्जात बल उनको समाप्त करके समतल करने का कार्य करता है। यही तो अपर्दन चक्र है, तो यही डेविस ने समझाया है। बात समझ आए आपको। तो पहले हम सामान्य अपर्दन की बात कर रहे थे, अब भौगोलिक चक्र की बात डेविस के अपर्दन चक्र की बात कर रहे हैं। तो डेविस साहब महोदय ने कहा है कि स्थल रूपों के निर्माण तथा विकास पर भूगर्भिक संरचना जैसे चट्टानों की स्थिति तथा प्रकृति प्रक्रम, जिसे हम अपक्षय या अपर्दन कहते हैं, तथा समय, इन तीन कारकों का विशेष प्रभाव रहता है। क्या कहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। डेविस महोदय का मानना है कि स्थल रूपों के निर्माण और विकास में, स्थल रूपों मतलब कि स्थलाकृतियों के निर्माण में या उनके विकास में भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना, भूगर्भ के अंदर जो संरचना होती है, प्लेटों का आपस में टकराना, ज्वालामुखी फटना, भूकंप आना आदि आदि, तो संरचना, प्रक्रम, प्रक्रम मतलब कि जिनसे अपर्दन होता है, या समय, इन तीन बिंदुओं का विशेष महत्व होता है, इन तीन कारकों का विशेष महत्व रहता है। स्थलाकृति के विकास को तीन मुख्य अवस्थाओं में डेविस महोदय ने विभाजित किया है। कितनी अवस्थाओं में, तीन मुख्य अवस्थाओं में। कौन कौन सी तीन अवस्थाओं में, तीन अवस्था में है, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। नाम भूल जाओ तो प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था कर दीजिएगा एग्जाम में, कोई गलत नहीं होगा। तीन अवस्था इन्होंने बताई है, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। व्यवहारिक रूप से पहले मैं व्यवहारिक भी बता चलूंगा और सिद्धांतिक भी। चलिए पहले प्रथम अवस्था की बात करते हैं, पहले इसको व्यवहारिक समझिए। प्रथम अवस्था में क्या हुआ, मान लेते हैं कि ज्वालामुखी फटी, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, लावा निकला, एक पहाड़ का निर्माण कर दिया। सामान्य भाषा में, सामान्य अर्थ में समझिए इसको, ज्वालामुखी उद्गार कंटिन्यू हुआ और उससे एक पहाड़ी का निर्माण हुआ। ठीक है, अब पहाड़ी का निर्माण हुआ तो प्राथमिक रूप से पहाड़ी का निर्माण हुआ तो काफी ऊंचाई होगी उसकी। ठीक है, अब जो इस लेवल पर जो अपर्दन होगा, वो अपर्दन बहुत कम हो पाएगा, क्योंकि शुरुआत, लेकिन बहुत तीव्र गति से होगा। ये याद रखिएगा, तीव्र गति से होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर नदी अपर्दन कर रही है तो जो नया भूखंड बन के तैयार हुआ है, वहां पर नदी के पानी को बहने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, इसलिए क्या होगा, बहुत सारी छोटी छोटी नदियां बन जाएगी वहां पर और इधर उधर की दिशाओं में बहने लगेगी। इससे क्या होगा कि वो कटाव, जब ज्यादा नदियां बहेगी अलग अलग दिशाओं में, तो ज्यादा कटाव करेगी जमीन का। तो और दूसरी बात, नया स्थल खंड है जो अभी अभी बना है, तो वहां पर ढलाने भी ज्यादा होगी, तो उस नदी के पानी की जो गति होगी वो तीव्र होगी, जिस कारण से उसका कटाव भी तीव्र गति से होगा। तो सिंपल तरीके से अब ये समझिए कि इस अवस्था में, युवा अवस्था में ऊंचाई भी ज्यादा होती है और कटाव मतलब कि अपर्दन भी तीव्र गति से होता है। नदी यहां पर अपनी गहराई बनाती है, क्योंकि समुद्र तल तक उसको पहुंचना होता है, इसलिए गहराई बनाती है, अपनी गहराई को काटती है, वो धीरे धीरे वो क्या करती है, फिर बी शेप में आना चालू हो जाती है। इस अवस्था के अंतिम दौर में जाकर के वो बी शेप में आना चालू हो जाती है, और आखिर में जिसे दूसरी अवस्था प्रारंभ होने वाली होती है, उससे जस्ट पहले वो क्या करती है, अब फिर अपनी गहराई को काटना बंद करके और आसपास के जो किनारे होते हैं उनका अपर्दन करना चालू कर देती है। ठीक है, तो समझिएगा इस अवस्था में कुछ पॉइंट लेकर के आया हूं मैं, इस पॉइंटों के माध्यम से आप लोग पूरा क्लियर कर लेंगे इसको। इस अवस्था में भूमि अपेक्षाकृत ऊंची और खड़ी होती है। भूमि, अब चाहे किसी भी पहाड़ की बात करें, पठार की बात करें, किसी की भी स्थलाकृति की बात करें, तो ये सबसे ऊंची होगी। क्यों, क्योंकि पहली अवस्था अभी तो बनकर तैयार हुई है, तो ऊंची तो होगी लेकिन खड़ी अवस्था में होगी। ढाल जो होगा ना, वो तीव्र होगा। नदी का प्रवाह भी तेज होगा। क्यों होगा नदी का प्रवाह तेज, मैंने अभी बताया, नया स्थलखंड है। नदी के लिए एग्जैक्टली कोई मुख्य नदी नहीं है, यहाँ पर सहायक नदियों के रूप में बहुत सारी नदियां बहेंगी, यहाँ पर अलग अलग दिशाओं में बहेगी, कोई विशेष रास्ता है नहीं पानी निकलने का, तो वो अपनी अपनी दिशाओं में तीव्र गति से पानी बहेगा, इसलिए इनके रफ्तार जो होगी वो तीव्र होगी। तो जब तीव्र रफ्तार होगी तो जो तीव्र गति से बहता हुआ पानी होता है ना, वो गहराई में कटाव करता है, गहराई में उसको गहरा बनाता है। तो गहरी घाटियां बनती है इससे, गहरी घाटियां मतलब वी शेप की घाटियां बनती है, वी शेप की, बीच में से नदी निकल जाती है कटाव करते करते।
क्लियर है। इसके बाद में ये चरण तीव्र भू आकृतिक गतिविधियों की पहचान करता है। तीव्र भू आकृतिक गतिविधियों की मतलब तीव्र चरण होता है, ये तीव्र बदलाव होते हैं इस चरण में तीव्र गति से। इसके बाद में चरण आता है दूसरा, प्रौढ़ अवस्था। इस चरण में नदियां अधिक व्यापक घाटियां बनाती हैं। घाटियां, सुनिएगा, इस चरण में नदियां जो है अधिक व्यापक घाटियां बनाती है। घाटियां व्यापक व्यापक बनाती है मतलब बड़ी बनाती, बड़ी घाटियां बनाती है। बी शेप नहीं, बी शेप को और बड़ा कर देती है। जल की ऊर्जा क्षैतिज कटाव में लग जाती है। मतलब इन नदियों का जो जल होता है वो क्षैतिज कटाव करता है, मतलब चौड़ाई बढ़ाता है, वो फैलती जाती है। अब घेरी नहीं होगी, अब फैलती जाएगी। क्यों? क्योंकि उस नदी ने अपने समुद्र तल का जो लेवल था ना, वो कहां पर प्राप्त कर लिया? प्रथम अवस्था में। अब द्वितीय अवस्था में वो अपनी चौड़ाई बढ़ाते हुए चली जाएगी, चौड़ाई बढ़ाएगी। अब सोचिए, चौड़ाई बढ़ाएगी तो अब क्या होगा? चौड़ाई बढ़ाने से बहुत सारी नदियां आपस में मिलने लगेगी। यही होगा ना, बहुत सारी नदियां आपस में मिलने लगेगी। क्षेत्र अपेक्षाकृत समतल होने लगता है। क्लियर है? समतल होने लगता है। नदी का जल विभाजक धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। जल विभाजक मतलब कि जो जल को काट रहा होता है, जो विभाजित कर रहा होता है। जैसे एक नदी बह करके आई, बीच में कुछ अवरोध आ गया, तो जल का जो जल था वो दो धाराओं में विभाजित हो गया। तो जो ये डिवाइडर था ना, ये कम होने लगता है। क्यों? तो पहले नदी गहराई बना रही थी, गहराई पर ध्यान था भाई उसका पहली अवस्था में। अब वो अपनी चौड़ाई बना रही है, तो जो विभाजक होगा, जल विभाजक डिवाइडर, उसको भी काटना चालू कर देगी, है ना। तो कृषि और मानव गतिविधियों के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां इस अवस्था में उत्पन्न होती है। इस अवस्था में नदियां फैलती है, नदियां फैलकर चलने लगती है, जिससे दूर दूर के इलाके तक सिंचित होने लगते हैं। तीसरी अवस्था की बात करें तो तीसरी अवस्था लगभग लगभग अब जो है नदी अपर्दन करना लगभग लगभग बंद कर देगी। कैसे? ये अंतिम चरण है, इसमें क्षेत्र लगभग समतल हो जाता है। इस अवस्था तक आते आते क्षेत्र लगभग लगभग समतल समतल हो जाता है। और इसको समतल क्या कहते हैं? हम पैन प्लेन कहते हैं। क्या? पैन प्लेन। समतल को होने को पैन प्लेन के, अपर्दन के द्वारा जो समतल होता है उसको पैन प्लेन कहते हैं। नदियां अत्यंत धीमी गति से बहने लगती है। तलछट का संचय अधिक होने लगता है ना। संचय मतलब डिपोजिशन। नदी जो बहा करके लाती है वो अपनी तलछट में जमा करती चलती है, ठीक है। तो जमाव ज्यादा होने लगता है। नदी के मुहाने मतलब जिनको हम डेल्टा बोलते हैं, और बाढ़ के मैदान बनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इस अवस्था तक आते आते ना इनका एरिया काफी बढ़ जाता है। इनकी ये नदियां अभी इस अवस्था में मोरदार बन जाती है। मोरदार बनने से जब बारिश में पानी तीव्र गति से आता है तो बाढ़ का रूप धारण कर लेता है, जिससे क्या होता है? बड़े बड़े मैदानों तक पानी फैल जाता है, वो बाढ़ के मैदान बन जाते हैं। क्लियर हुआ? ये तीन अवस्थाओं को आप सेपरेटली समझ लीजिएगा तो आपका ये टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। चक्र का अंत कब होता है? एंड ऑफ द साइकिल क्या है? तो डेविस का मानना था कि जब क्षेत्र पूरी तरह समतल हो जाता है तो इसे पैन प्लेन कहा जाता है, और यह स्थलाकृति विकास का अंतिम चरण होता है। इसके बाद यदि कोई नई भू आग्निक गतिविधि, जैसे कोई ज्वालामुखी हुई, प्लेट टकरा गई वापस से, विवर्तनी के बल लगा और फिर से कोई पहाड़ बन गया, तो चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। बात समझ आए आपको? फिर से चक्र शुरू हो जाएगा। तो चक्र का कभी अंत, डेविस महोदय के अनुसार चक्र का कभी अंत नहीं होता है। चक्र निरंतर चलता रहता है। एक क्रियाशील, एक प्रगतिशील क्रिया है। इसके अलावा अंतिम पॉइंट के रूप में हम बात करने वाले हैं आलोचना पर, डेविस के चक्र की आलोचना। क्या क्या आलोचकों ने क्या क्या आलोचना की है, तो कुछ चंद पॉइंटों के माध्यम से इसको समझते हैं। ये मॉडल समय को अत्यधिक महत्व देता है। ये मॉडल समय को अत्यधिक महत्व देता है क्योंकि यहाँ पर समय को ज्यादा महत्व दिया गया है। कैसे दिया गया है? क्योंकि डेविस महोदय ने जो है कहा है कि जो प्रथम अवस्था है उसमें समय कम लगता है, कम समय में ही वो अवस्था खत्म हो जाती है, दूसरी अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इस दूसरी अवस्था में प्रथम अवस्था से ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन जो तीसरी अवस्था होती है वृद्धावस्था, उस अवस्था में सबसे ज्यादा समय लगता है, लंबा समय, लगभग लाखों वर्षों का समय लगता है। ऐसा मान लीजिए, लाखों वर्षों का ना। तो इन्होंने अपने पूरे सिद्धांत को समय पर ही आधारित कर दिया है।
समय पर आधारित कर दिया। तो जितना महत्व इस सिद्धांत में समय को दिया गया है, उतना महत्व इन्होंने अन्य कारकों को नहीं दिया। जैसे जलवायु को इतना महत्व नहीं दिया, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं उसको महत्व नहीं दिया। इसके अलावा भूगर्भीय जो प्रक्रियाएं होती है, जैसे भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, दो प्लेट विवर्तनिकी का होना या प्लेटों का आपस में टकराना, इनको इतना महत्व नहीं दिया जितना कि समय को महत्व दिया है। जबकि जबकि इस अपरदन चक्र के प्रमुख जो कारक होते हैं वो जलवायु, चट्टाने या भूगर्भ में होने वाली हलचल तो होती है, लेकिन उनको इतना महत्व नहीं दिया है। इस कारण से इस मॉडल को जो है आलोचना की दृष्टि से देखा जाता है। इसके अलावा यह एक आदर्श मॉडल है जो वास्तविक भौगोलिक प्रक्रियाओं को पूरी तरह से परिभाषित नहीं करता। क्या कहा? एक आदर्श मॉडल तो है, लेकिन वास्तविक भौगोलिक प्रक्रियाओं को पूरी तरह परिभाषित नहीं करता है। सिद्धांत को कहीं ना कहीं अधूरा माना गया है इस आलोचना इस पॉइंट के माध्यम से। इसके अलावा आधुनिक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे सरल मानते हैं और भूस्थलाकृति विकास में अन्य जटिल प्रक्रियाओं को अधिक महत्व देते हैं। तो यदि इन आलोचना बेसिकली, तो अगर इस चक्र की बात करें तो इस चक्र में ज्यादा कोई विशेष आलोचनाएं नहीं की गई है, और इसीलिए इस पॉइंट पर भी फोकस करना चाहिए कि फिर भी डेविस का भौगोलिक चक्र स्थलाकृति के अध्ययन में एक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। इसे भूगोल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। डेविस महोदय ने अपरदन चक्र जो परिभाषा दी है, जो अपरदन चक्र के बारे में तीनों अवस्थाओं को बताया है, या अपना संपूर्ण सिद्धांत दिया है, उस पूरे सिद्धांत को हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं या हमारे भूगोल के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान मान सकते हैं, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण और कोई सिद्धांत है भी नहीं। एक पेंक महोदय का है, तो पेंक महोदय का सिद्धांत कुछ विशेष इतना विस्तार में नहीं है, बल्कि इनके ही सिद्धांत को थोड़ा सा एडिट करके उन्होंने दिया है। यहां पर समय को ज्यादा महत्व दिया है, तो समय के महत्व की आलोचना यहां पेंक महोदय ने की है। पॉइंट नंबर 1 देख रहे हैं ना आप, जो आलोचना वाला पॉइंट है, ये पेंक महोदय की आलोचना है। तो उन्होंने समय तथ्य को हटा दिया, 3 अवस्थाओं की अपेक्षा उन्होंने 4-5 अवस्थाएं कर दी। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें ना, तो अपनी किताब से पेंक महोदय की परिभाषा को भी पढ़ लीजिएगा या उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को भी पढ़ लीजिएगा, आसानी से समझ आ जाएगा आप लोगों को। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट, और नेक्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा अगला सेशन, जिसमें हम बात करेंगे अपरदन, परिवहन और निक्षेपण से। अपरदन अपरदन शुरू से ही, जब से लेक्चर स्टार्ट किया तब से अपरदन वाला शब्द कई बार निकला है। इसी प्रकार से कल वाले सेशन में भी अपरदन बहुत बार रिपीट होगा, क्योंकि कल स्पेशली हम अपरदन पर ही चर्चा करेंगे। आज हमने अपरदन को एक जो है सामान्य रूप से समझा है, क्योंकि अपरदन चक्र की बात की है। तो कल वाले सेशन में अपरदन, उसका परिवहन, मतलब अपरदन किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का अपरदन हुआ, तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो पदार्थ जाएगा, उड़कर जाएगा, पानी में बहकर जाएगा, कैसे भी जाएगा ना, तो वो जो उस दूरी तय करेगा ना, उसको हम परिवहन कहेंगे। तो उस पर भी चर्चा करेंगे कल। इसके बाद में निक्षेपण, जहां पर वो पदार्थ वो दूरी तय करने के बाद में जहां पर गिरा या ठहर गया, उसको हम निक्षेपण कहेंगे। अपरदन में होता क्या है, एक पदार्थ एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, तो एक पदार्थ एक स्थान से जब हटता है उसको अपरदन कहेंगे, और ये दूरी तय करेगा दूसरे स्थान पर पहुंचने की, उसे परिवहन कहेंगे, और जहां पर वो जमा हो जाएगा उसे निक्षेपण कहेंगे। दैट्स ऑल। लेक्चर नंबर 24 में हम डिस्कस करने वाले हैं। जाने से पहले आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक दी गई है, जिसे आप डाउनलोड करके अपने एग्जाम टाइम पे रिवीजन के लिए नोट्स संभाल कर रख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए सबसे जरूरी व्हाट्सएप ग्रुप, या कहें कि व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और उसे ज्वाइन करके आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं थर्ड ईयर तक। जी हाँ, और ये बात मैं एंड में क्यों बोलता हूँ, वो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि जो बच्चे सीरियस है वही इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाए। जो सीरियस बच्चे पढ़ने के लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है ना। तो व्हाट्सएप चैनल वाली बात मैं चाहूं तो प्रारंभ में ही बता सकता हूं, ताकि हर एक स्टूडेंट सुन ले, लेकिन सेशन के लास्ट तक वही बच्चा आ पाता है जिसे सीरियस पढ़ना होता है, जो पढ़ाई को लेकर के सीरियस होगा, वही सेशन को एंड तक देखता है। बाकी तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बाद में छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे, कुछ भी टाल देते हैं। तो एग्जाम में नंबर भी उसको टाल बटले वाले आते हैं, या फिर कहें कि उनको जो है एग्जाम भी टाल ही देता है लगभग। तो इसलिए एग्जाम को लेकर के या पढ़ाई को लेकर यदि आप सीरियस हैं तो जो है आप थर्ड ईयर तक, और दूसरी बात, आपको यदि मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप
ग्रुप नंबर ये दिए गए हैं आप लोगों के लिए। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, उससे अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आप 3rd ईयर तक हमारे परमानेंट स्टूडेंट बन जाते हैं। बिना कोई चार्ज दिए नोट्स के साथ में आप इजीली पढ़ पाएंगे सभी सब्जेक्ट। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।